बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम में अनअर्न्ड इनकम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्रूड इनकम को डिस्कस कर लिया था, उसके एग्जाम्पल को देख लिया था। वैसे हम लोग अनअर्न्ड इनकम को भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अपनी स्टडी टेक्स्ट में से देखेंगे कि इससे रेलिवेंट क्या कुछ उन्होंने डिटेल्स में हमें बताया। दिस इज कैश रिसीव्ड in advance for income yet to be earned at the end of the accounting period। कहते हैं कि ये ऐसे अमाउंट है जो आप लोग रिसीव कर चुके हैं और ये उस इनकम के अगेंस्ट है जिसके अगेंस्ट सर्विसेज आप लोगों ने फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है। तो इसीलिए इसको अनअर्न्ड इनकम कहते रहते हैं। और जब तक आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर देते या गुड्स डिलीवर नहीं कर देते तब तक ये आपकी लाइबिलिटी होती है। द अमाउंट दैट रिलेट्स टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज नॉट एन इनकम फॉर दिस पीरियड एंड मस्ट बी प्रेजेंटेड एज अ लाइबिलिटी। अनअर्न्ड इनकम या इनकम इन एडवांस, इन दोनों में से कोई सा भी नेम यूज करने। अब अगर इसकी हम लोग जर्नल एंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर आपसे वो कहता है कि जब आप इनकम रिसीव करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट एंड इनकम अकाउंट क्रेडिट। और फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनकम अकाउंट डेबिट एंड अनअर्न्ड इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ये देखिए यहाँ पर जब हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो इनकम अकाउंट डेबिट एंड अनअर्न्ड इनकम अकाउंट क्रेडिट जब यही नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में जाएगा तो इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बन रही है? अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट एंड इनकम अकाउंट क्रेडिट। तो ये आपके पास एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड अनअर्न्ड इनकम डेबिट हो जाएगा एंड इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज में कोई इशू। और ये इसका स्पेसिमेन मौजूद है हमारे पास फॉर्मेट के, इस तरह से ये हमारे पास आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप। Example number 5, prepare relevant ledger accounts for the year ending 31st December 2020 and 2021. Zahra sublets part of her factory building to our tenant. Same example हमारे पास मौजूद है। To our tenant at monthly rent of rupees 10,000 on 1st Feb 2020. It was agreed that rent would be increased annually by 10%. Her business has 31st December end. During the year ended 31st December 2020, he received rent of rupees, और अब अगर एग्जाम्पल 4 देखें तो हम लोगों ने 100,000 रिसीव किया हुआ था, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने टोटल कितनी अमाउंट रिसीव की हुई है? 142,000। फिर क्या कहता है? रेंट ऑफ जनवरी टू मार्च, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स का रेंट इसमें शामिल है। जनवरी टू मार्च वाज रिसीव्ड इन, अब ये हमें खुद देखना पड़ेगा कि एडवांस कितना है। ऑलराइट, उसने अभी नहीं बताई हमें कोई वैल्यू कि एडवांस क्या है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 2021 she received rent of rupees 110. Rent of January was received in advance. अब यहां पर अगर हम लोग इसके अकाउंट्स को बनाने के लिए जाएं, इनकम अकाउंट, अच्छा यहां पर आप देखिए आप लोगों ने अमाउंट रिसीव कितनी की? 142,000 और इसमें एडवांस शामिल है, मतलब हमारी लाइबिलिटी हमें क्लोजिंग कौन सी साइड पर देगी? डेबिट साइड पर। और अगर इनकम एज अ लाइबिलिटी आए तो उसका क्या नाम होता है हमारे पास? तो आपने यहाँ पे लिख देना था अनअर्न्ड इनकम, ये अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन के लिए अभी हमें पता नहीं चला कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। आपने ना इजी वे की तरफ जाना है। आपको नहीं लगता कि जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू फाइंड करना ज्यादा इजी है फर्स्ट ईयर में?
कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या जा रहा है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 11 मंथ, और किसी किस्म का रेंट में कोई चेंज नहीं है। 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 110। ये आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट है। ऑलराइट, अब दूसरी वैल्यू आप लोगों ने बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड कर लेनी, और हमारे पास बैलेंसिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 32,000, और आपका फर्स्ट ईयर का अकाउंट क्लोज हो गया। ऑलराइट, एनी इशू? अच्छा, वैसे अगर आप लोगों ने देखना हो कि भाई ये 32,000 कैसे आया है, उसने क्या है जनवरी फेब और मार्च में के लिए एडवांस है, तो जनवरी के 10,000, जबकि फेब के लिए और मार्च के लिए 32। ऑलराइट, तो उसके बाद 10% का इंक्रीज आ गया था रेंट। डन है ये बात। नेक्स्ट ईयर के लिए चलें। जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो इस 32 से ओपनिंग करवाएंगे नेक्स्ट ईयर की। अब हम लोगों ने टोटल अमाउंट रिसीव कितनी की? हम लोगों ने 110,000 रिसीव किया। जो रिसीव किया वो तो यहाँ पे लिखो ना। ऑलराइट, अच्छा अब हमसे कहते हैं कि भाई इसमें जनवरी के मंथ्स का एडवांस में है, मसले कोई नहीं है, 11 बनेगा क्योंकि नेक्स्ट इंक्रीज फेब से आना था, और जब नेक्स्ट इंक्रीज आता तब 12,100 रुपए रेंट हो जाना था। 10,000 का 10% फिर इंक्रीज करना था। जो करंट रेंट होता है उसका 10% इंक्रीज किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में 10,000 था, सेकंड ईयर के लिए 11,000 हो गया। जब थर्ड ईयर के लिए जाएंगे तो 11,000 के ऊपर 10% 1,100 रुपए का इंक्रीज आएगा, वो 12,100 बन जाएगा। लेकिन जहां पर उसने कहा कि सिर्फ जनवरी के लिए एडवांस में, जनवरी में इंक्रीज है ही नहीं, फेब से होना था। ऑलराइट, तो यहां पर आपने 11 लिख देना था, और आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू का पता चल गया। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये क्या पहले वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिख लेते हैं, अनअर्न्ड इनकम को बैलेंस से लेकर आ जाते हैं। अब अनअर्न्ड इनकम लिख लिया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बैलेंस कर दिया है, इजी वे की तरफ जाओ। जो वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उसको लिखो, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है उसको बैलेंसिंग वैल्यू फेंक दो। ऑलराइट, अब फर्स्ट में मुझे लगा कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को फाइंड करना इजी है, मैं उसकी तरफ चला गया, और अर्नड इनकम मैंने बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड कर ली। सेकंड में मुझे ये लगा कि अर्नड इनकम ज्यादा इजी है, सिर्फ जनवरी के मंथ के लिए जाकर लिखनी है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंसिंग वैल्यू रख दो। क्लियर? तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 122 131, हाँ 131, और आपका ये अकाउंट क्लोज हो गया। ऑलराइट, अच्छा अब यहां पर देखो 131 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10 प्लस 11 इंटू 11। जनवरी के मंथ के लिए 10, और फिर फेब से दिसंबर तक 11 मंथ्स एट अ रेट ऑफ 11,000 131। क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट चलें। वैसे जब आप लोग यहां से कर लेते हो ना तो फिर आपको यहां से आए और सिर्फ इतना देख लें कि मैंने भी 110 चार्ज किया, इसने और इसने भी 131 11,000, और यहां पर देखो ये 32,000, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना, और सबको स्किप करते हुए चले जाना है कंबाइंड अकाउंट की तरफ। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? चलिए जी, कंबाइंड अकाउंट में देखें, कहते हैं इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ द बिल्स आर ड्यू व्हाइल सम आर रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब कुछ में हमारी एक्रूड इनकम और कुछ में हमारी अर्नड इनकम, ये पॉसिबल है हमारे लिए। एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज नॉट एनी डिफरेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है जैसे आप इससे पहले एक्रूड इनकम में और अनअर्न्ड इनकम में बढ़ते रहे, वैसा ही करेंगे। अंडर द ट्रू अकाउंटिंग सिस्टम जर्नल एंट्रीज आर पोस्ट एज मेंशन्ड अबाउट। तो दोनों की जो ऊपर जर्नल एंट्रीज उसने बताई थी बिल्कुल वैसी ही रिकॉर्डिंग करेंगे, दोनों को सेपरेटली जाके रिकॉर्ड किया करेंगे। कहते हैं अंडर द सिंगल अकाउंट सिस्टम वन मेमोरेंडम ट्री अकाउंट इज प्रिपेयर टू
प्रेजेंट इनकम, लायबिलिटी एंड एसेट। कहते हैं सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आप लोगों ने आके एक ही अकाउंट बनाना है और वो एक ही अकाउंट आपकी इनकम को, एसेट्स को और लायबिलिटीज को डिनोट करेगा। अब इसको बनाना बहुत इजी था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी डिस्कशन कर ली थी। ये हमारे पास कंबाइंड अकाउंट था और बिल्कुल ऐसा ही अकाउंट इसने हमें यहाँ पे बना के दे दिया। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। आते हैं क्वेश्चन की एग्जाम्पल की तरफ। इस कॉन्सेप्ट की एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 6। कहते हैं राइट अप लेजर अकाउंट अंडर टू अकाउंट सिस्टम एंड सिंगल अकाउंट सिस्टम फॉर ईयर एंड दिसंबर 31st 2013। कहते हैं Bones owns various properties which he rents. Some tenants pay in advance, some in arrear. During 2013, rent collected was rupees this. Okay? तो इनकम अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ये अमाउंट आके लिखो अगेंस्ट कैश। तो ये देखो ये अमाउंट आ गई। ये बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, कहते हैं रेंट्स रिसीव्ड एंड पेड इन एडवांस एट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज का ताल्लुक हमारी बैलेंस शीट से ही होता है, वहीं से हमें पता चलता रहता है कि कितना एडवांस में है, कितना हम लोगों एक्रूड है, अनअर्न्ड है, क्या है, वो वहां से हमें पता चलता है। तो आपसे उसने कह दिया कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट्स वर एज फॉलोज। अब मैं कौन से ईयर की वर्किंग कर रहा हूँ? 2013, तो 12 मेरा ओपनिंग है। ओके, तो 12 आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। क्या कहता है? रेंट्स ओन्ड बाय द टेनेंट्स एंड रेंट्स प्रीपेड बाय द टेनेंट्स। ये वो अमाउंट है जो टेनेंट्स ने अभी पे करनी है। मेरा तो रिसीवेबल है ना, राइट? तो ये मेरा एसेट है। एसेट है तो अपना ओपनिंग कौन सी साइड पर देगा? तो इनकम अकाउंट की डेबिट साइड पर आप लोगों ने ये जाके लिख दिया 34,200 रेंट रिसीवेबल। ऑलराइट, दूसरा नेम क्या है इसका? एक्रूड। क्लियर है ये बात? अच्छा, फिर दोबारा से ओपनिंग रेंट प्रीपेड बाय टेनेंट्स, इनकम इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम मेरी लायबिलिटी नहीं है। तो अभी भी 2012 में हूं, तो लायबिलिटी अपना ओपनिंग कौन सी साइड पर देगी? तो ये क्रेडिट साइड पे जाके लिख दो। क्लियर? अब आ जाओ 2013 में। अब 2013 के लिए ये क्लोजिंग बैलेंसेस है और ये देखें 40,500 रेंट्स ओन्ड बाय द टेनेंट्स, मेरा एसेट है। अब ना क्लोजिंग कौन सी साइड पर देगा? ये देखो क्रेडिट साइड पर आ गया। डन। और अपना ये क्लोजिंग रेंट्स प्रीपेड बाय द टेनेंट्स मेरी लायबिलिटी है, तो डेबिट साइड पर ये आ गई। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब इसका हम लोगों ने जब टोटल किया तो क्रेडिट साइड कंप्लीट थी, मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, यही मैंने डेबिट साइड पर आके लिख दिया। इसमें से ये दो अमाउंट्स मैंने माइनस की तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू का पता चल गया। अकाउंट क्लोज। एनी इशू? गुड। नहीं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इधर पहले से फाइंड नहीं हो सकता। उसने नहीं बताया बिल्डिंग्स कितनी है, उसने नहीं बताया रेंट पर कब दी, उसने नहीं बताया पर मंथ रेंट कितना है, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो कैसे फाइंड करें? राइट? इस क्वेश्चन में तो अंडरस्टूड था कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंसिंग वैल्यू है, क्योंकि इसके अलावा उसको फाइंड करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी मेरे पास। इससे पहले हमें पता होता था कि 10,000 रेंट है, इतने % का इंक्रीज है, इस साल से स्टार्ट हुआ है, वो कैलकुलेट हो सकता है, ये नहीं। डन। नेक्स्ट आ जाए comprehensive examples, the most important. Example number 7.
requirements part here, write up the water expense ledger account for 2012 and for 2013. पहली रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों ने वाटर एक्सपेंस लेजर अकाउंट बना के देना है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं assuming now that payments were made annually in arrears, और बाकी आपको उसने डिटेल्स बता दी। इट मींस दैट कि भाई फर्स्ट वाला जो हमारे पास है वो डिफरेंट है, इन एडवांस है वो पेमेंट, और फिर बी पार्ट में हमें कहता है कि वाटर एक्सपेंस लेजर अकाउंट ही बनाओ, लेकिन अब एज्यूम करना कि आप पेमेंट एरियर्स में करते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द पीरियड कर देंगे, राइट। अच्छा, हमारा भी सारा फोकस चला जाएगा पार्ट ए के ऊपर, और हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने लेजर अकाउंट बना कर देना है। ये मेरे पास वाटर एक्सपेंस लेजर अकाउंट आ गया। इंफॉर्मेशन देखें कि स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2000। मैंने अकाउंटिंग कौन से ईयर के लिए करनी है? 12 एंड 13। अच्छा, बिजनेस का स्टार्ट 1 जनवरी से हो गया। फिर कहते हैं अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012। A new warehouse was acquired on 31st March 2012। 31st मार्च, ना के 1st मार्च, मार्च नहीं शामिल हो, ओके। अच्छा, on 21st April 2012 received a water bill, demand for rupees 1 million for the 12 months। कब तक? 31st this March 2013। Payment was made in full on 30th April 2012। अब यहां पर देखें बेटा, 31st मार्च को वेयर हाउस लिया, तो 31st मार्च तक वेयर हाउस का कोई वाटर बिल नहीं देंगे हम कब से देंगे? 1 अप्रैल से देंगे। हम लोग कब से देंगे? 1 अप्रैल 2012 से देंगे। अच्छा, अब जैसे ही हम लोगों ने उसको एक्वायर किया, उसका बिल हमारे पास आ गया 21 अप्रैल को, कि ये लो भाई, ये 1 मिलियन रुपीस का बिल है, और ये पूरे 1 साल का बिल है, आप हमें पे कर दो। पूरे 1 साल का है, कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से 2012, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2013। अब अगर वो ये बात हमें ना भी बताता तो हमें पता चल जाती। अच्छा, ये बातें साथ में मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा आपको, कि वो आपको टाइम बता देगा फॉर अ ईयर। आगे आपने खुद डिसाइड करना होगा कि ईयर का स्टार्ट कब हुआ, ईयर का एंड कब हुआ है। ऑलराइट। अच्छा, अब ऐसा नहीं लगता, और इसने फिर हमें ये कहा कि भाई बिल हम लोगों ने कब रिसीव किया? 21 अप्रैल को। बिल रिसीव करने की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, बिल को पे करने की जर्नल एंट्री होती है, और हमने पे कब कर दिया? 30th अप्रैल। अब यहां पर बच्चा ये कंफ्यूज होता है कि अगर मैंने 30th अप्रैल को पे किया है, 1 साल के लिए पे किया है, तो शायद इसका स्टार्ट भी 30th अप्रैल से होना है। ऐसा नहीं है, अप्रैल की 1st से होना है। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने पेमेंट 30th अप्रैल को जाके की है। ऑलराइट, तो इसमें हमारे पास ऐसा नहीं लगता जैसे 3 मंथ्स के एडवांस में पे किया हुआ है। सबसे पहले तो बिल को पे करने की एंट्री रिकॉर्ड करवाओ। ये एक्सपेंस है, तो यहां पर देन अमाउंट्स इन ₹1000, तो मैंने ये 1000 रुपीज पे कर दिया। अब अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर, आपने रिमेनिंग ईयर कुछ भी पे नहीं किया। ये पे करने के बाद बस आप सो गए, और बाद में आप खुली साल एंड हो गए हैं, अब इसकी क्लोजिंग करनी थी। जब क्लोजिंग करने का टाइम आया, तो आप ये देखें कि 3 मंथ्स का आपने एडवांस में पे किया हुआ है बिल, तो जो हम लोगों ने एक्सपेंस ट्रीट करना है वो जस्ट फॉर 9 मंथ्स जाना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या करना है? एडवांस में पे किया है, तो एसेट है या लायबिलिटी है?
एसिड है तो एसिड अपना क्लोजिंग कौन सी साइड पर देगा, तो यहां पर आ जाएंगे क्रेडिट साइड पर, किस नेम से, प्रीपेड एक्सपेंस। तो इस प्रीपेड की वैल्यू का पता कैसे चलेगा, जो अमाउंट पे की जितने अरसे के लिए की उसके साथ डिवाइड, ऑलराइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय जितना अरसा एडवांस में है 250। तो बैलेंसिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी और 750 और प्रॉफिट और लॉस का फर्स्ट ईयर क्लोज, ऑलराइट। नेक्स्ट ईयर जब आप लोग जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए 250 से ओपनिंग करवाएं प्रीपेड, ये क्लियर। अच्छा नेक्स्ट ईयर में आपसे कहते हैं सेम केस, an office extension was built, the water bill demand for the 12 months to 31st March 2000 next year के लिए is बिल इंक्रीज हो गया, पहले हमारे पास 1000 था अब 1600 रुपीज हो गया है, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑफिस की एक्सटेंशन कर रहे हैं तो फिर बिल भी ज्यादा आ गए हमारे, है अभी भी पूरे एक साल के लिए ही। और ये अमाउंट हम लोगों ने कहते हैं पेड फुल अमाउंट ऑन 1 जून। तो 1 जून पर जाकर आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग कर देनी है, कैश 1600। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को फाइंड करना जरा मुश्किल है, आप लोग अपना एसिड फाइंड किया करें, क्या आप लोगों ने एडवांस में पे किया हुआ है, आपका एसिड बनता है, एसिड की क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर आपने यहाँ पे अपने पास ये क्लोजिंग रिकॉर्ड कर दी, कितनी 1600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 400। अब देखें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 1450, क्लियर। अब आपसे यही बात पूछी जा सकती है, सेम ये डाटा प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यूज में और आपसे इस अमाउंट के बारे में पूछा जाएगा कि सेकंड ईयर में आपका वाटर एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को कितना चार्ज किया जाएगा, तो वो 1450। क्या लाइबिलिटी हमेशा साल के एंड पे रिकॉर्ड की जाती है, मैं मंथली स्टेटमेंट्स नहीं बना रहा, मैं लेजर अकाउंट्स की जो क्लोजिंग कर रहा हूं ना मंथ्स के हिसाब से नहीं कर रहा, अगर मंथ्स के हिसाब से करता ना तो फिर मंथली लाइबिलिटी बनती और मैं रिकॉर्ड भी करता, मैं कर रहा हूं एनुअल बेसिस के ऊपर, तो मुझे ये नहीं सोचने की जरूरत है, मैं ये देखूंगा कि 31 दिसंबर को मेरा एसेट है मेरी लाइबिलिटी है, पर मंथ के हिसाब से नहीं देखने का, राइट जी। और कोई इशू इसमें, पार्ट ए मोस्टली स्टूडेंट से हो गया था, पार्ट बी में इशू आ रहा था, पार्ट बी करते हैं। अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, जहां पर जो हम लोग वाटर बिल पे कर रहे थे वो इन एडवांस कर रहे थे, उसने कहा आप इसको एरियर्स में लेकर जाओ। अब जब हम लोग इसको एरियर्स में लेकर जाएंगे तो मतलब साल के एंड पर जाकर हम लोगों ने बिल पे करना है। हम लोगों ने वेयर हाउस कब एक्वायर किया, 2012 में, कौन सी डेट को, 31 मार्च को। अब जब इसका फर्स्ट बिल पे करना होगा, क्या 2012 में मैं कोई बिल पे करूंगा, कोई पेमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एनुअल बेसिस के ऊपर बिल पे करना है और वो इन एरियर्स करना है। 2012 में तो इसे साल हुआ ही नहीं है, तो 2012 में मैं किसी किस्म का कोई एक्सपेंस पे नहीं कर रहा, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। तो उसने आपसे कहा कि आप लोगों ने अज्यूम करना है वर मेड एनुअली इन एरियर्स, कहते हैं फर्स्ट आपने 1 मिलियन रुपीज पे करने हैं, कब, 31 मार्च 2000, और जो 1600,000 आपने पे करने हैं वो 31 मार्च 2014 में जाके पे करने हैं, राइट ऑफ द वाटर एक्सपेंस लेजर अकाउंट फॉर ईच ऑफ द टू अकाउंटिंग सिस्टम। अब इसको देखें जरा,
अच्छा जी, अब सेकंड अकाउंट देखें। अब ये आप लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भूल जाना है और अब देखें, वाटर एक्सपेंस अकाउंट आपके पास मौजूद है और उसने आपको ये बता दिया कि फर्स्ट ईयर का जो एनुअल एक्सपेंस आना है वो 1000 रुपीज आना है। अमाउंट इन रुपीज 1000 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो आपके पास 1000 रुपीज आना है, लेकिन आप लोगों ने पे नहीं किया। 31 दिसंबर तक आप लोगों ने पे नहीं किया हुआ। ये जो वाटर का बिल होता है ना, ये हमारे घरों में भी आता है, तो ये फिक्स्ड अमाउंट होती रहती है, ये फिक्स्ड अमाउंट है। तो इसका ना हमें पहले से पता होता है कि ये वाटर एक्सपेंस बिल हमारे पास कितना आने वाला है। अच्छा जी, अब यहां पर देखें, जब फर्स्ट ईयर की बात करें, मतलब ईयर 2012 की बात करें, मैंने तो कुछ पे ही नहीं किया हुआ। जब मैंने कुछ पे ही नहीं किया हुआ तो बेसिकली मैंने वाटर एक्सपेंस अकाउंट बनाया हुआ ही नहीं है। तो ड्यूरिंग द ईयर तो मैं उस टाइम पे बनाता ना जब मैं कुछ पे करता। तो मेरे ना जर्नल लेजर्स के अंदर किसी किस्म का कोई वाटर एक्सपेंस अकाउंट नहीं है। लेकिन जब मैं क्लोजिंग करने के लिए गया उस टाइम पे मुझे ख्याल आया कि ठीक है, मैंने पे नहीं किया हुआ, लेकिन मेरा एक्सपेंस तो बनता है। कब से? 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक मैंने वाटर यूज तो किया है ना। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं 2012 को जाके एक्सपेंस ही ना चार्ज करूं, तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो मैंने 1000 पे करना है वो तो मैंने 31 मार्च को जाके पे करना है, लेकिन क्या 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स के लिए मेरी लाइबिलिटी बनती नहीं है? तो 9 मंथ्स की लाइबिलिटी जाके रिकॉर्ड करो और 9 मंथ्स का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करो। 9 मंथ्स का पूरे साल का ना करो, लेकिन 9 मंथ्स का एक्सपेंस तो बनता है ना। आपने अपना 9 मंथ्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। अब 9 मंथ्स का एक्सपेंस हमारे पास कैसे आ जाएगा? 1000, ये पूरे एक साल के लिए है। और कितने मंथ्स का एक्सपेंस बनाना है? 9 मंथ, 750। और ये एक्सपेंस जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा, हमारे एक्सपेंस अकाउंट की कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? 750। और ये टोटल मेरी लाइबिलिटी है, यहां पे आ जाएगी। और लाइबिलिटी किस नेम से लिखी जाती है? एक्रियूड एक्सपेंस। अब 2012 में बजाहिर मैंने किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं की हुई थी, तो मेरे पास लेजर भी नहीं था। लेकिन जब अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है तो अकाउंटिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट जरूर करनी है कि मैंने वाटर एक्सपेंस पेज नहीं किया तो अपनी लाइबिलिटी के तौर पर, और उसको अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर भी जाके चार्ज करूंगा। ऑल राइट, ये बात क्लियर है। अच्छा, जब अब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो यहां पर आपने 750 ओपनिंग करवाई, एक्रियोड। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में आप लोगों ने पेमेंट की है कितनी? 1000 आपने पे कर दिया, लेकिन इसके अलावा फिर आपने कोई पेमेंट नहीं की। तो ये 1000 आपने कब तक के लिए पे किया है? 31 मार्च तक के लिए पे किया है। ये 1000 आप लोगों ने 31 मार्च तक के लिए पे किया हुआ है। 2013 में फर्स्ट 3 मंथ्स की पेमेंट आपने कर दी है। पूरा साल आपकी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि बस 3 मंथ्स की पेमेंट हो चुकी है। रिमेनिंग 9 मंथ्स ये फिर से पेएबल है, क्योंकि 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोगों ने कोई अमाउंट नहीं पे की। ये फिर से लाइबिलिटी आ जाएगी 9 मंथ्स की। तो सबसे पहले ये 9 मंथ्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, 1200। ऑल राइट, ये बात क्लियर? तो ये लाइबिलिटी यहां पर आ गई 1200, एक्रियूड एक्सपेंस। और अब देखो कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या अमाउंट चार्ज करें? 1456। और ये आपका अकाउंट क्लोज। एनी इशू?
कैश ये पे किया है हम लोगों ने इस डेट को, तो 2013 में तो सिर्फ ये वाली पेमेंट हुई तो ये लिख दी। ओके, अब ये जो नेक्स्ट पेमेंट है ये 2014 में, और 2014 का तो मैं अकाउंट ही नहीं बना रहा, राइट? तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। हाँ, इसने मेरी हेल्प जरूर करनी है अगले साल का एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए, लायबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए इसने मेरी हेल्प जरूर करनी है। तो इसकी मदद से मैंने देखा कि 9 मंथ्स की लायबिलिटी क्या बनेगी। तो 9 मंथ्स की लायबिलिटी ये बन गई है 1200। ये पहले से लिखा हुआ था 750, 1000 पे कर दिया है, 1200 लायबिलिटी है। इनको बेस बनाकर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू बैलेंसिंग वैल्यू लेकर आया। क्लियर? अब कोई क्वेश्चन? ना गिवन होता तो 1000 के मुताबिक चलता, फिर दोबारा से 750 लायबिलिटी लिख देता। अगर ये 1600 ना होता तो फिर मैं यही अज्यूम करता कि हर साल वाटर एक्सपेंस बिल 1000 का आ रहा है, सेम अमाउंट है। अगर चेंजेस होंगी तो आपको खुद बताएगा जी। और कोई क्वेश्चन? यहां से ये 2200 डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल भी 2200, इसमें से ये अमाउंट माइनस कर दो तो ये अमाउंट आ जाए। हाँ, कैश या बैंक। ऑल राइट, एग्जाम्पल नंबर 7 क्लियर है सब बच्चों को? अब तो कोई इशू नहीं है ना? एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ जी, 5 मिनट है आप लोगों के पास, एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करें। इंश्योरेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2013। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके दें। इंश्योरेंस अकाउंट हम लोगों ने बनाना है, तो इंश्योरेंस यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस के तौर पर आता है, या आप लोगों ने एक टी अकाउंट अपने पास मेंटेन कर लेना था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें भाई, मुझे टी अकाउंट वगैरह बनाने के कोई नंबर नहीं मिल रहे, एमसीक्यू पेपर है ना, कॉन्सेप्ट होना चाहिए मेरे पास सारा। तो मैंने ये देखना है कि भाई मैंने ना मार्क्स जल्द से जल्द कैसे गेन करने हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ना आपने अपने माइंड में सिर्फ 1 मिनट रखना है कि 1 मिनट में मेरा एमसीक्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप उन स्टूडेंट्स की तरह ना होना जो आके बाद में ये कहें पेपर नहीं कंप्लीट हुआ था। अगर आप लोग मेरे इन मेथड के मुताबिक चलते रहेंगे ना, आप लोग कहेंगे सर आधा घंटा भी रहता था और पेपर कंप्लीट हो गया था। और आपके यही बिल्कुल इसी सोच के मुताबिक आपने चलना है। क्लियर? और अगर आप इससे एक्स्ट्रा वर्क कर देंगे तो भाई मार्क्स कुछ नहीं है, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, और उस टाइम की वेस्टेज से आप पे प्रेशर पड़ेगा और आप आते हुए क्वेश्चन भी डिले वो गलत कर देंगे। ऑल राइट। अच्छा, अब यहां पे देखें, कहते हैं मैंने ये अकाउंट बनाया ना, मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिखा ताकि इन फ्यूचर तुम भी ना लिखो, वेस्टेज ऑफ टाइम। एमसीक्यूज के लिए जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखें, सपोज कौन सा रिमूव अ बिजनेस and runs a small fleet of pens. He prepares his accounts to 31 December each year. ये बात बहुत जरूरी होती है हमारे लिए कि हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रही हैं, और ये हर बिजनेस के लिए सबसे पहले ये पॉइंट देखा करो। एंड हम लोग ना क्वेश्चन का स्टार्ट कर लेते हैं और हम लोग सोचते हैं 31 दिसंबर ईयर एंड होगा, कॉमनली यही होता है, लेकिन वहां पर एग्जाम में पता चलता है कि भाई 28 फैब है, सारी वर्किंग गलत हो जाती है। तो इसलिए पहले ये चीज देखा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ने लगता हूँ ना, मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ता हूँ। अपनी आदत बना लो पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है कि भाई मैंने क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे पहले ये पता होना चाहिए, फिर मेरा माइंड ना बिल्कुल वैसे ही उस चीज को सोचता जाएगा। अब यहाँ पर देखो, the following transactions occurs in relation to the insurance for the year 2013। अब देखें, कहते हैं 1 जनवरी ईयर का स्टार्ट होने लगा, कहते हैं अमाउंट प्रीपेड फॉर द इंश्योरेंस वाज दिस। तो प्रीपेड कौन सी साइड पर आता है?
बस इतना काम करना, कुछ ना लिखना कि ये प्रीपेड है। क्लियर, माइंड में चल रहा हो प्रीपेड एक्सपेंस है, लिखने पे टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर, ये एमसीक्यू सॉल्व करने के मेथड बता रहा हूं तुम लोगों को। अच्छा फिर देखें, कहता है पेड पेड पेड, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट। अब भाई अगर मुझसे टी अकाउंट पूछा जाता ना, मैं सारे लिखता भाई, ओपनिंग 1 जनवरी का, फिर मैं लिखता 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, कैश 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 और जे। अब हम क्या करेंगे, 840 प्लस 3540 प्लस 560, और यहां पर ये कैश की टोटल अमाउंट जाके लिख लेंगे। क्या 60, इन तीनों का 840, 3540 एंड 560। क्या सर इन तीनों का आएगा 4940। 4940। तो आपने किसको ऐड किया, क्यों? ये क्या आ रहा है टोटल, 49। जो आप लोगों ने अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर पे की है ना, वो आके यहाँ पर लिखे। तो मैंने भाई ये वाला तो प्रीवियस ईयर में पे कर दिया था, इसीलिए तो प्रीपेड है, दोबारा से क्यों लेकर आऊं? ये फिर दोबारा से पेमेंट कैश के सामने क्यों जाके लिखूं, जबकि ये तो 2012 में पे किया हुआ था मेरे पास। क्लियर, तो ये कैश का पार्ट नहीं बनेगा 1140। सिर्फ जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया ना, 840, 3540 एंड 560, आपने वो यहाँ पे आकर लिखा है। यहां तक किसी को कोई शो, क्लियर है ये बात? अच्छा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू यहां पर खुद से डिटरमिन करना मुश्किल काम है, ना करो, रहने दो। आपने जाकर देखना है कि लायबिलिटी है या एसेट है। इंश्योरेंस इन एडवांस में पे होती है, तो इंश्योरेंस के लिए हमेशा प्रीपेड एक्सपेंस आता है, मतलब हमारा एसिड एसिड अपनी क्लोजिंग कौन सी साइड पर देगा, तो आपने ये डिटरमिन करना है कि यहां पर वैल्यू क्या आएगी। अब यहां पर वैल्यू क्या आएगी, यहां से वर्किंग देखो, 840 फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए है, लेकिन कब तक, तो इसमें 3 मंथ्स का प्रीपेड है। ऑलराइट, अच्छा इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है, 840 डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 to 10, यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट 3540, अब ये भी पूरे एक साल के लिए, एंड मल्टीप्लाई, ये कब तक के लिए है, 30 अप्रैल, तो अगले साल के 4 महीने इसमें शामिल हैं। 1180, फिर नेक्स्ट 560 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर देखें 30 जून 6, अब जाकर इन तीनों को ऐड कर, और ये है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, कितना 1670, ये प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा अब जाके बैलेंसिंग वैल्यू, तो कैसे आएगी बैलेंसिंग वैल्यू, डेबिट साइड का टोटल 6080, इसमें से 1670 माइनस कर दें, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब एमसीक्यूज में या तो आपसे पूछ लेगा कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ईयर 2013 के लिए इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना चार्ज करें, तो हम लोग कहेंगे 4410, या फिर आपसे पूछ लेगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट और लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्सपेंस से रेलिवेंट क्या आ जाएगी, तो हम उसे कहेंगे एसेट रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 1670। ये बातें क्लियर है सब बच्चों को, क्लियर? अच्छा फिर से सुने,
इनकेस अगर वो आपसे ये पूछ ले कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं अपना एसेट या लायबिलिटी क्या रिकॉर्ड करूंगा, तो मुझे इसमें से ना कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट बनाओ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को फाइंड करने के लिए। अगर वो आपसे बैलेंस शीट की वैल्यू पूछ रहा है, अकाउंट ना बनाओ। यार बैलेंस शीट की वैल्यू तो क्वेश्चन पढ़ो और यहां से पता चल गई है, ऊपर वाली वर्किंग से। सिर्फ ये वर्किंग कि भाई यहां पर भी मेरे पास प्रीपेड मौजूद है, इधर भी प्रीपेड मौजूद है, इधर भी प्रीपेड मौजूद है, तीनों को ऐड करो और बता दो कि भाई टोटल 1670 प्रीपेड। तो फिर टी अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं होगी, आपने इन वर्किंग्स के ऊपर आ जाना है। अब ये चीजें प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग कंफर्म कर लेंगे। ऑल राइट, एग्जाम्पल नंबर 8 समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर है सब बच्चों को? एग्जाम्पल नंबर 9, रेंट एक्सपेंस अकाउंट। जी, नाइन, 10 एंड 11। अच्छा, आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करके आने हैं, या आप लोगों की होम असाइनमेंट है? जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के, वो आप लोगों ने सारे सॉल्व करके आने हैं। एग्जाम्पल नंबर जो हमारे पास 11 है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में खुद समझाऊंगा, आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 11 आप लोगों ने ट्राई नहीं करनी, वो जर्नल एंट्रीज हैं, मैं आप लोगों को खुद बता दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 10 आप लोगों की होम असाइनमेंट होगी, इसके ऊपर थोड़ी सी सोच विचार आप लोगों ने जरूर करनी है, मतलब आप करने की सलाहियत रखते हो। एग्जाम्पल नंबर 10 आप लोगों ने कोशिश करनी है, और एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग अभी से देखने लगे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 9 को देखें तो उसने आपसे क्या कहा? रेंट एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड 17। तो आप लोगों ने यहां पर अपने पास रेंट एक्सपेंस अकाउंट बना लेना है 2016 एंड 17। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और जरा अकाउंट फॉर करो कितनी चीजें आप लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जल्दी से करें। The details of two office buildings acquired on rent by any are as follows। अब देखो, रेंट एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, उसने कहा 2 बिल्डिंग है। इसका ये मतलब नहीं है कि रेंट एक्सपेंस अकाउंट बिल्डिंग 1, रेंट एक्सपेंस अकाउंट बिल्डिंग 2, ऐसा नहीं करता। एक्सपेंस का एक ही अकाउंट बनेगा, रेंट एक्सपेंस का एक ही अकाउंट, चाहे 2 बिल्डिंग है, 3 है, 10 है, 20 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिटेल्स क्या है इसकी? अब ये एक्सपेंस अकाउंट हमारे सामने बन गया। डिटेल्स ये हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2016 हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा था, और वर्किंग कौन कौन से साल की करनी है? 16 एंड 17। कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2016 बिल्डिंग आई वाज नहीं लिखा हुआ, बिल्डिंग 1 वाज एक्वायर्ड ऑन एनुअल रेंट ऑफ रुपीज। अच्छा ये ना पूरे साल का रेंट है, 2400 पूरे साल का रेंट हमारे पास मौजूद है। कहते हैं इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017। अब इस साल की नहीं बात कर रहा, अगले साल, और अगले साल भी कब से? 1 अक्टूबर से, मतलब 1 अक्टूबर से पहले तक यही रेंट है। लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? रेंट वॉज इंक्रीज्ड बाय 20% से इंक्रीज आ जाएगा। जो रेंट एनुअल रेंट अब 2400 है, 20% के इंक्रीज के बाद, ये देखें 2400 जब आपने इंक्रीज करना हो ना 20%, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 20% का इंक्रीज इसमें आ जाएगा। ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर? 2880। अब आप लोगों का जो एनुअल रेंट आ जाना है वो 2880 हो जाएगा। कब से? 1 अक्टूबर 2017 से। NE pays rent on half yearly basis in advance। बिल्डिंग 1 के लिए हम लोग जो रेंट पे करते हैं
वो सेमी एनुअल बेसिस, हाफ ईयरली को हम लोग कहते रहते हैं सेमी एनुअल बेसिस। सेमी एनुअल बेसिस पे हम लोग जाके पे करते हैं, मतलब हर 6 माह के बाद पे करते हैं, लेकिन हर 6 माह के स्टार्ट में पे करते हैं। तो हम लोगों ने बिल्डिंग 1 एक्वायर कब की थी? तो भाई पहला रेंट मैंने 1 अप्रैल को पे कर देना है, लेकिन कितना पे करूंगा? 6 माह का। और 6 माह का कितना बनता है? 1200 पे करूंगा। फिर देखें ये 1200 कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन के लिए पे करूंगा? अप्रैल से लेकर सितंबर के एंड तक का मैंने पे कर दिया। अब जो नेक्स्ट रेंट पे करना है वो 1 अक्टूबर 2016 को, तब भी मैंने 1200 ही करना है अगले 6। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई। सेकंड देखें, कहते हैं 1 सितंबर 2016 बिल्डिंग आई नहीं कर देना, बिल्डिंग 2 was acquired on annual rent of ₹900. Payments were made on, अब देखिए बिल्डिंग 1 के लिए आप लोग जो पेमेंट्स कर रहे थे वो सेमी एनुअल बेसिस पर थी, जबकि बिल्डिंग 2 के लिए जो आप लोग पेमेंट करने जा रहे हो वो क्वार्टरली बेसिस पर है और इन एडवांस है। तो फर्स्ट पेमेंट मैंने कब की होगी? 1 सितंबर को। कौन से टाइम ड्यूरेशन के लिए? सितंबर को शामिल है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और अगली पेमेंट कब करूंगा फिर? 1 दिसंबर। कितनी अमाउंट की? 900 पूरे साल का था, तो फिर एक क्वार्टर का कितना बनेगा? 225। मैं हर क्वार्टर पे जो पेमेंट करूंगा वो 225 की करूंगा। ऑलराइट। अच्छा, फिर however the quarterly payment due on 1 दिसंबर 2000, अच्छा ये वैसे नेक्स्ट ईयर की बात है। कहते हैं जो आप लोगों ने 1 दिसंबर 2017 को पेमेंट करनी थी वो ड्यू हो गई है, मतलब आपने पे नहीं की। फिर क्या कहता है? और वो पेमेंट आप लोगों ने जाकर उससे अगले साल 15 जनवरी को पे की है। ऑलराइट। अब वैसे आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अब अगर मैं बात करूं 2016 के लिए, गौर से सुनिएगा, इधर 2016 की बात करूं तो पहले मेरे पास कौन सी बिल्डिंग आई? बिल्डिंग 1। कब आई? तो मैंने 1 अप्रैल को जाकर इसका रेंट पे किया होगा। देखिए भाई ये पूरे साल का रेंट है 2400, मैंने 6 माह का रेंट एडवांस में देना है, तो 6 माह का रेंट कितना आ जाएगा? 1200। अब मैंने इसका नेक्स्ट रेंट कब पे करना है? 6 महीने के बाद, 1 अक्टूबर को। ऐसे ही है ना? लेकिन अक्टूबर से पहले कौन आ गया? 1 सितंबर। और बिल्डिंग 2 मैंने एक्वायर कर दी, बिल्डिंग 2 का क्वार्टरली रेंट मैंने पे कर दिया। मैंने इधर कैश की जगह पे लिख देता हूं अपनी सहूलत के लिए बिल्डिंग 1। ओके, और कैश तो अंडरस्टूड है ना? अच्छा, फिर नेक्स्ट मैंने 1 सितंबर बिल्डिंग 2 इसका रेंट पे किया। अच्छा, इसका जो रेंट पे करना है ना वो क्वार्टरली बेसिस पे करना है, तो 900 पूरे साल का है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? तो डिवाइडेड बाय 4, तो एक क्वार्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 225 यहां पे कर। ये बात चल रही है 2016 की। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट रेंट मैंने कब पे करना होगा? अब बताएं, 1 सितंबर के बाद नेक्स्ट रेंट कब पे करूं? 1 अक्टूबर। कौन सा रेंट? बिल्डिंग 1 का। शाबाश, डेट के हिसाब से चलना है आप लोगों ने। आपने बिल्डिंग्स के हिसाब से नहीं चलना, डेट के हिसाब से चलना है। लेजर हमेशा डेट के हिसाब से बन रहा होता है। 1 अक्टूबर को बिल्डिंग 1 का रेंट पे करोगे, कितना? ये लो 1200, इसको पे कर दो। फिर नेक्स्ट पेमेंट कब करनी है आप लोगों ने? 1 दिसंबर बिल्डिंग, क्या कितना रेंट पे करोगे? 225। राइट। अब आपका फर्स्ट ईयर एंड हो गया।
अब आपने इसकी क्लोजिंग करनी है। अब आप ये देखो यहाँ पर भाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू तो इस साइड पर आ जाएगी। क्लियर। अब आपने एक मिनट को यहाँ पे सोच लेना है यार मेरा एसेट बनेगा लायबिलिटी बनेगी। कैसा नहीं है, दोनों बिल्डिंग का रेंट मैं एडवांस पे कर रहा हूँ, एडवांस पे कर रहा हूँ तो लायबिलिटी नहीं है, एसेट है, प्रीपेड होता है। अब आपने प्रीपेड है तो कौन सी साइड पर आएगा, यहाँ पर आपका प्रीपेड आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार प्रीपेड कितनी अमाउंट का आएगा। अब यहाँ पे पहले बातें सुन लें, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करवाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। अब हमने ये देखना है कि यार प्रीपेड एक्सपेंस कितना आएगा, मैं यहाँ पे क्या अमाउंट लिखूं। तो आप लोगों ने अपनी लास्ट पेमेंट देखनी होती है, बिल्डिंग 1 की भी लास्ट पेमेंट और बिल्डिंग 2 की भी लास्ट पेमेंट। अब देखिए बिल्डिंग 1 की लास्ट पेमेंट मैंने कितने की थी, मैंने कितने अरसे के लिए की थी, क्या आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय मैंने किस टाइम पर की, 1 अक्टूबर। कौन से टाइम ड्यूरेशन के लिए की थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। ऐसे ही है ना, ऐसा नहीं है जैसे 3 मंथ्स के लिए प्रीपेड हो गया है तो मल्टीप्लाइड बाय 3। यहां से आपको अमाउंट मिल जानी है 600। बिल्डिंग 1 के लिए मैंने 600 प्रीपेड किया हुआ है। क्लियर। अब बिल्डिंग 2 को देखो, 2 to 5 कितने अरसे के लिए पे किया मैंने, 3 मंथ। वो 3 मंथ कौन कौन से हैं, दिसंबर, जनवरी, फेब, ऐसे ही है ना। 2 मंथ्स का प्रीपेड है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 150। तो मेरे टोटल प्रीपेमेंट्स कितनी हो गई, तो ये 750 यहां पर। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू, बैलेंसिंग वैल्यू जी, इसका टोटल बताएं कितना आ रहा है आपके पास, 2850। यहाँ पर 2850, 2100। 2016 का एक्सपेंस अकाउंट इस तरह से बन जाएगा। किसी को इशू, ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। हाँ जी नेक्स्ट चलें। अच्छा देखिए अब मुझे बताएं जब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे 1 जनवरी को क्या करें, पहले ये 750 इससे ओपनिंग करवाएं, इस 750 से सबसे पहले ओपनिंग करना। ये 750 का पता चल गया है ना सब बच्चों को। 750 से हम लोग ओपनिंग करवाएंगे प्रीपेड। अच्छा इसके बाद बताएं कौन सा रेंट पहले पे करूंगा, क्वार्टरली बिल्डिंग 2 का, कौन सी डेट को, 1 मार्च, 1 मार्च बिल्डिंग। अच्छा बिल्डिंग 2 के रेंट में तो कोई इंक्रीज नहीं था ना, अब इस बात का भी ख्याल रखना है, 17 में रेंट में इंक्रीज था। अच्छा बिल्डिंग 2 225 1 मार्च, फिर नेक्स्ट 1 अप्रैल बिल्डिंग 1 कितना, क्योंकि अभी नहीं इंक्रीज हुआ, अभी 1200 ही आएगा। फिर नेक्स्ट, हाँ जी 1 में नहीं, मार्च अप्रैल में 1 जून, 1 जून बिल्डिंग 2 225। फिर 1 सितंबर बिल्डिंग 2 225। नेक्स्ट 1 अक्टूबर बिल्डिंग 1 1200 नहीं, 20% इंक्रीज के बाद। तो भाई 1200 रुपए के ऊपर 20% का इंक्रीज कर दो, या 2880 का हाफ कर लो। अब जो आपका एनुअल रेंट बन जाना है वो 2880 बन जाना है ना, उसका हाफ कर लो, या जो हाफ रेंट पे कर रहे थे उसका 20% इंक्रीज कर दो। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 करो तब भी 1440 ही आता है। क्लियर। तो यहां पर अब रेंट कितना पे करोगे,
अच्छा अब बताओ, अब नेक्स्ट पेमेंट कब करें? फर्स्ट, अब ये फर्स्ट, ये कब थी? ये अक्टूबर थी, फर्स्ट 10। हाँ जी, अब नेक्स्ट पेमेंट कब करेंगे हम लोग जी? 1 दिसंबर में। कितनी? कौन सी बिल्डिंग के लिए? और उसने कहा था कि हमने पे नहीं की। ऑलराइट, अब देखो ये होता है कि आप लोग बहुत एक्टिवली क्वेश्चन को रीड करो और आपको पता हो क्वेश्चन में क्या कुछ मैंने पढ़ा। कैसा ना हो कि आप 1 दिसंबर की पेमेंट लिख दो। उसने मना किया था कि यार उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे, हम नहीं पे कर पाए, हमने जनवरी में किया, तो भाई आपकी ये लायबिलिटी बन जानी है। ऑलराइट, अच्छा अब चलेंगे इस अकाउंट की क्लोजिंग की तरफ। भाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू आप लोगों ने बैलेंसिंग वैल्यू ही रखनी है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपके पास 2 बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग आपके पास चली जाएगी एक्रूवल्स के तौर पर, और दूसरी बिल्डिंग आपके पास चली जाएगी प्रीपेड के तौर पर। अब दोनों क्लोजिंग आएंगी। एक्रूड, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये जो एक्रूड एक्सपेंस है क्या 225 का है? नहीं, सिर्फ दिसंबर का, सिर्फ दिसंबर का। हाँ 1 दिसंबर को पे करता तो 225 पे करता, लेकिन उसमें से फिर 2 मंथ्स का मैं प्रीपेड भी निकालता। तो अब जब 31 दिसंबर पे पहुंचा तो लायबिलिटी अभी तक सिर्फ 1 महीने की है, तो 1 मंथ का रेंट 75, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। 225 आपके पास 3 मंथ्स का था ना, तो 225 डिवाइडेड बाय 3, या फिर 900 डिवाइडेड बाय 12, 1 महीने का रेंट आ जाएगा। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, और नेक्स्ट बिल्डिंग 2 के लिए प्रीपेड, और वो प्रीपेड कैसे आएगा? 1440 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3720। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या वैल्यू चार्ज करेंगे? यहां से इसका टोटल करें, $750 से टोटल स्टार्ट करें, ये सारा क्या बनेगी अमाउंट? 4137 है। 37 कहां से आ गए? 4140 में से 720 माइनस करते हैं, 34, ये आपके एक्सपेंस की अमाउंट चली। और यहाँ पर देखें, हाँ ये 720 आपके पास आ गया, ये 75 आ गया, और ये देखो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये टोटल करो तो 3420। ऑलराइट, उसने बिल्डिंग 1 और 2 को अलग कर दिया, हम लोगों ने इकट्ठा जाके लिख दिया 342। आप इकट्ठा ही लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से यहाँ पे 2100 750, तो ये देखो ये आपके पास ये 2100, और यहाँ पर देखो ये 7। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, सिर्फ बात यह है कि हम लोगों ने एग्रीगेट कर दिया, इकट्ठी करके चीजें लिखनी, और उन्होंने बिल्डिंग 1 और 2 को अलग अलग से बता दिया। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने घर में एक मरतबा फिर से सॉल्व करना है, ओके। और बाकी आपको होम असाइनमेंट आपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करने और एग्जांपल नंबर 10 करनी है। दैट्स ऑल पार्ट। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।